नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कमरे में फैली मिट्टी की भीनी खुशबू और टेक्सटाइल रंगों की हल्की सी महक अनन्या के लिए किसी इत्र से कम नहीं थी। वो पिछले 15 दिनों से तसर सिल्क की उस खास साड़ी पर बारीक मधुबनी पेंटिंग निखार रही थी। यह केवल एक वस्त्र नहीं था, बल्कि अनन्या की बुटीक आकृति का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। शहर की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की पत्नी ने इसे विशेष ऑर्डर पर बनवाया था, जिसे अगली सुबह सौंपना था। अनन्या ने अपनी कमर सीधी की और ब्रश को पौनी में डुबोया। साड़ी के पल्लू पर उभरा मयूर अब जैसे सांस ले रहा था, बस आखिरी आउटलाइन बाकी थी। उसने घड़ी पर नज़र डाली। शाम के 4 बज रहे थे। अनन्या, अरे ओ अनन्या! सासू माँ कमला देवी की आवाज़ नीचे हॉल से गूंजी। अनन्या ने सावधानी से साड़ी को सूखने के लिए टेबल पर फैलाया। उस पर एक हल्का मलमल का ढक्कन डाला ताकि धूल न बैठे, और कमरे का दरवाज़ा सटाकर नीचे चली गई। नीचे हॉल में उसकी ननद निशा बैठी थी। निशा पास ही की सोसाइटी में रहती थी और अक्सर शाम की चाय यहीं पीती थी। नमस्ते दीदी, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते भाभी। अरे, तुम तो आजकल ईद का चांद हो गई हो, ऊपर कमरे से निकलती ही नहीं। निशा ने हंसते हुए उलाना दिया। वो दीदी, कुछ कस्टम ऑर्डर्स पेंडिंग थे, बस उसी में उलझी थी। अनन्या से सफाई दी और रसोई की तरफ मुड़ गई चाय बनाने के लिए। चाय बनाते वक्त अनन्या को याद आया कि उसके पास साड़ी की पैकिंग के लिए गोल्डन रिबन ख़त्म हो गया है। उसने सोचा चाय देकर वह पास के बाजार से रिबन ले आएगी, तब तक साड़ी का रंग भी सेट हो जाएगा। चाय और नाश्ता परोसने के बाद अनन्या ने कमला देवी से कहा, माँ जी, मैं ज़रा नुक्कड़ वाली दुकान से रिबन लेकर आती हूँ, 10 मिनट में लौट आऊँगी। हाँ हाँ जा, निशा तो बैठी है अभी, कमला देवी ने बेपरवाही से कहा। अनन्या आश्वस्त होकर चली गई। उसे क्या अंदाजा था कि ये 10 मिनट उसके धैर्य और आत्मसम्मान की परीक्षा बनने वाले हैं। जब अनन्या बाजार से लौटी तो उसे घर के बाहर निशा की कार नहीं दिखी। शायद जल्दी चली गई होगी, उसने सोचा। वह गुनगुनाते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर अपने वर्क स्टूडियो, जो उसका बेडरूम भी था, में पहुंची। दरवाज़ा खोलते ही उसके पैरों तले से ज़मीन खसक गई। टेबल खाली थी। वो मलमल का कपड़ा ज़मीन पर बिखरा पड़ा था। रंग की डिबिया खुली थी और वह नील मणि वाली साड़ी वहाँ नहीं थी। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, कहीं हवा से उड़ गई हो। नहीं, भारी सिल्क की साड़ी थी। उसने बाथरूम, अलमारी, हर कोना छाना, साड़ी गायब थी। वो भदयवास होकर नीचे भागी। माँ जी, माँ जी! कमला देवी टीवी पर भजन सुन रही थी। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, मेरी साड़ी, वो जो टेबल पर रखी थी, नीले रंग की पेंटिंग वाली, वो कहाँ है? आपने देखी? अनन्या की आवाज़ काँप रही थी। कमला देवी ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा, अरे, आज शाम को इसके पति के बॉस की पार्टी है। बेचारी कह रही थी कि उसके पास पहनने को कुछ नया नहीं है। जब मैं उसे ऊपर तेरे कमरे में पानी की बोतल रखने के लिए ले गई तो उसकी नज़र उस साड़ी पर पड़ी। उसे बहुत पसंद आई। उसने कहा, भाभी के पास तो ऐसी बहुत है, ये मैं पहन लेती हूँ, तो मैंने दे दी। अनन्या का गला सूख गया। माँ जी, आपने दे दी? मुझसे बिना पूछे? माँ जी, वो मेरी पहनने वाली साड़ी नहीं थी, वो एक क्लाइंट का ऑर्डर था। 50,000 रुपये की साड़ी थी वो, जिसे मुझे कल सुबह डिलीवर करना है। और सबसे बड़ी बात, वो अभी पूरी तरह सूखी भी नहीं थी। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। कमला देवी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। अपनी गलती मानने के बजाय उन्होंने वही पुराना तर्क दिया जो सदियों से इस देश की बहुओं को चुप कराने के लिए इस्तेमाल होता आया है। उन्होंने मुंह बनाकर कहा, अरे तो क्या हो गया बहू, तुम्हारी ननद ही तो ले गई है तुम्हारी साड़ी, कोई गैर नहीं। घर की बात घर में ही है। अब क्या एक साड़ी के लिए अपनी ननद से लड़ोगी? बना देना उस क्लाइंट के लिए दूसरी। दूसरी? माँ जी, उसे बनाने में 15 दिन लगे हैं और वो अभी गीली थी। अगर निशा दीदी ने उसे पहना और रंग फैल गया तो मेरी मेहनत, मेरा पैसा, मेरी साख, सब बर्बाद हो जाएगा। अनन्या अब रो रही थी। तू तो राई का पहाड़ बना रही है। वो पहनकर पार्टी में ही तो जा रही है, कौन सा युद्ध लड़ने जा रही है? कल सुबह वापस कर देगी। प्रेस करके दे देना अपने ग्राहक को। कमला देवी ने बात खत्म करनी चाहिए और फिर से टीवी की आवाज़ तेज कर दी। अनन्या वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। ये केवल साड़ी की बात नहीं थी, ये सीमा रेखा की बात थी।
ये उस सोच की बात थी जो मानती है कि बहू की हर चीज़, उसका समय, उसका हुनर, उसकी संपत्ति ससुराल वालों की सार्वजनिक जागीर है। अगर वह साड़ी अनन्या की अपनी होती तो शायद वो एक बार को बर्दाश्त कर लेती, लेकिन वो उसका काम था, उसका प्रोफेशन था। उसने घड़ी देखी। शाम के 6 बज रहे थे। पार्टी 8 बजे शुरू होनी थी। निशा का घर आधे घंटे की दूरी पर था। अनन्या ने अपने आंसू पोंछे। उसने फ़ोन निकाला और निशा को कॉल किया। घंटी बजती रही, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। 2 बार, 3 बार। कमला देवी ने उसे घूर कर देखा। क्यों परेशान कर रही है उसे? तैयार हो रही होगी बच्ची। अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना पर्स उठाया और स्कूटी की चाबी ली। कहाँ जा रही है इस वक्त? कमला देवी ने कड़क कर पूछा। अपनी साड़ी लाने। अनन्या की आवाज़ में अब कंपन नहीं, एक अजीब सी दृढ़ता थी। पागल हो गई है क्या? घर जाकर साड़ी मांगेगी? मेरी नाक कटवाएगी समधियों के सामने? खबरदार जो कदम बाहर निकाला। कमला देवी सोफे से उठ खड़ी हुई। अनन्या रुकी। उसने पलटकर अपनी सास को देखा। माँ जी, अगर ये साड़ी मेरी होती तो मैं आपकी नाक के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देती, लेकिन ये साड़ी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने किसी से वादा किया है, और पेशे में वादे की अहमियत रिश्तों के लिहाज से कहीं अधिक होती है। अगर निशा दीदी ने वो गीली साड़ी पहन ली तो वो खराब हो जाएगी। तब आपकी नाक बचे ना बचे, मेरा करियर ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। अनन्या तेज कदमों से बाहर निकल गई। कमला देवी पीछे से चिल्लाती रही, लेकिन अनन्या ने स्कूटी स्टार्ट की और हवा से बातें करने लगी। रास्ते भर उसका दिमाग भन्ना रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे शादी के बाद उसकी हर चीज़ पर निशा का अधिकार जमाया जाता था। उसकी नई लिपस्टिक, उसके गहने, उसके महंगे शॉल। अरे ननद ही तो है, कहकर ले लिए जाते थे, और फिर या तो वापस नहीं आते थे या खराब हालत में मिलते थे। अनन्या चुप रहती थी, संस्कार के नाम पर। लेकिन आज बात उसके अस्तित्व की थी। आधे घंटे बाद वो निशा के घर के बाहर थी। उसने घंटी बजाई। निशा की सास ने दरवाज़ा खोला। अरे अनन्या, तुम इस वक्त? सब ठीक तो है? नमस्ते आंटी। जी सब ठीक है। निशा दीदी है? हाँ, अपने ऊपर कमरे में तैयार हो रही है। जाओ, उन्होंने कहा। अनन्या सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंची। दरवाज़ा आधा खुला था। निशा आईने के सामने खड़ी थी। उसने वही नीलमणि साड़ी पहन रखी थी। वो पल्लू की प्लीट्स बना रही थी। अनन्या की सांस अटक गई। उसने गौर से देखा। शुक्र है पेंट पूरी तरह सूखा नहीं था, पर निशा के हाथ पर हल्का नीला रंग लग गया था, जिसे निशा ने अभी नोटिस नहीं किया था। दीदी, अनन्या ने हाँफते हुए पुकारा। निशा चौंक कर मुड़ी। अरे भाभी, तुम यहाँ? देखो ना कितनी सुंदर लग रही है ये साड़ी। फिटिंग भी गजब की आई है। माँ ने बताया नहीं तुम्हें? अनन्या कमरे में दाखिल हुई और सीधे निशा के पास गई। दीदी प्लीज़ इसे अभी उतार दीजिए। निशा का चेहरा उतर गया। क्या भाभी, तुम साड़ी वापस लेने आई हो? इतनी छोटी सी बात के लिए? मुझे लगा तुम मुझे तैयार करने आई हो। दीदी, ये मेरी साड़ी नहीं है, ये क्लाइंट का ऑर्डर है। इस पर पेंट अभी गीला है, देखिए अपने हाथ। अनन्या ने इशारा किया। निशा ने अपने हाथ देखे। उंगलियों पर नीला रंग लगा था। ओह, ये तो कच्चा रंग है। तुमने बताया क्यों नहीं? बताने का मौका ही कहाँ दिया आपने या माँ जी ने? आपने बिना पूछे उठा ली। अनन्या ने सपाट स्वर में कहा। दीदी प्लीज़ इसे उतारिए। अगर इस पर एक भी दाग लग गया या सिलवट गलत पड़ गई तो मैं इसे बेच नहीं पाऊंगी। 50,000 का नुकसान होगा मेरा। निशा ने मुंह फुला लिया। तो क्या हुआ? 50,000 मैं दे दूंगी। अब मैं इसे पहन चुकी हूँ, अब मैं इसे नहीं उतारूंगी। मेरे पास और कोई मैचिंग ड्रेस नहीं है, और भैया से कह दूंगी, वो तुम्हें पैसे दे देंगे। अनन्या को विश्वास नहीं हुआ। दीदी बात पैसों की नहीं है, ये एक आर्ट पीस है जो किसी और की अमानत है। क्या आप किसी और की अमानत पहनकर पार्टी में शान दिखाएंगी? और भैया क्यों पैसे देंगे? मेरी मेहनत की कीमत आप भैया की जेब से क्यों लगाएंगी? निशा गुस्से में आ गई। भाभी, तुम बहुत रूड हो रही हो। एक साड़ी के लिए घर पर तमाशा करने आ गई। ठीक है, ले जाओ अपनी साड़ी। आज के बाद मैं तुम्हारे घर से पानी भी नहीं पीऊँगी। निशा गुस्से में वॉशरूम गई और 5 मिनट में साड़ी उतार कर उसे बेतरतीब ढंग से मोड़ कर अनन्या के हाथ में थमा दिया। लो और खुश रहो। बता दूंगी माँ को कि उनकी बहू कितनी कंजूस है। अनन्या ने साड़ी को बहुत प्यार से खोला, चेक किया। शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। बस एक जगह हल्का सा धब्बा था जिसे वह ठीक कर सकती थी।
उसने साड़ी को सलीके से तय किया। दीदी, अनन्या ने जाने से पहले कहा, आप मुझे कंजूस कहिए या रूड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरा बुटीक मेरी पूजा की जगह है। वहाँ रखा सामान प्रसाद नहीं है कि कोई भी उठा ले जाए। अगली बार अगर आपको कुछ चाहिए हो तो प्लीज़ मुझसे मांगिएगा। मेरे काम को चोरी मत कीजिएगा। अनन्या वहाँ से निकल आई। निशा पीछे सन्न रह गई। उसने पहली बार अपनी शांत और दब्बू भाभी का ये रूप देखने को मिला था। जब अनन्या घर पहुंची तो रात के 8 बज चुके थे। उसके पति विक्रम भी ऑफिस से आ चुके थे। घर का माहौल तनावपूर्ण था। कमला देवी ने विक्रम को नमक मिर्च लगाकर सारी बात बता दी थी कि कैसे अनन्या ने निशा के घर जाकर बेइज्जती की। विक्रम सोफे पर बैठा था, चेहरा गंभीर था। अनन्या अंदर आई, हाथ में साड़ी का पैकेट था। अनन्या, ये क्या तमाशा है? विक्रम ने पूछा। माँ कह रही है तुम निशा के घर गई थी साड़ी छीनने। क्या कमी रखी है मैंने जो तुम्हें चंद रुपयों के लिए रिश्तों की धज्जियाँ उड़ानी पड़ी? अनन्या ने पैकेट टेबल पर रखा। वो थकी हुई थी लेकिन हारी हुई नहीं। विक्रम, ये साड़ी 50,000 की है, अनन्या ने शांत स्वर में कहा। तो मैं दे देता 50,000। निशा को रोते हुए छोड़ आई तुम? विक्रम चिल्लाया। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। विक्रम, अगर कल तुम्हारे ऑफिस से कोई फाइल तुम्हारा जीजाजी उठाकर ले जाए और कहे कि साले की है तो क्या तुम उन्हें लेने जाने दोगे? क्या तुम कहोगे कि अरे फाइल ही तो है, दूसरी बना लूँगा? विक्रम चुप हो गया। नहीं ना, क्योंकि वो तुम्हारा काम है। ये साड़ी मेरा काम है विक्रम, मेरा प्रोफेशन है। माँ जी और निशा दीदी को लगता है कि घर में बैठकर टाइम पास करती हूँ, इसलिए मेरे काम की कोई इज्जत नहीं है। अगर ये मेरी अलमारी की साड़ी होती तो मैं हंसकर दे देती, पर उन्होंने मेरे क्लाइंट का सामान उठाया। ये चोरी है विक्रम, हक नहीं। कमला देवी बीच में बोली। देख रहा है विक्रम, कैसे जबान लड़ा रही है। अरे ननद का हक होता है भाभी के सब कुछ पर। हक इज्जत और प्रेम से मिलता है माँ, ज़बरदस्ती से नहीं। अनन्या ने पहली बार कमला देवी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप चाहती थी कि मैं एक आदर्श बहू बनकर चुप रहूं और अपना नुकसान करवा लूं, लेकिन आज अगर मैं चुप रहती तो कल निशा दीदी मेरे बुटीक से गल्ले के पैसे भी उठा ले जाती और आप कहती कि ननद ही तो है, कहीं ना कहीं तो लकीर खींचनी पड़ती है ना। मैंने आज खींच दी। विक्रम ने साड़ी की तरफ देखा, फिर अनन्या के चेहरे की तरफ। उसे अनन्या की आंखों में वो थकान और अपमान दिखा जो उसने पिछले कुछ घंटों में झेला था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भूल गया था कि अनन्या सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, एक बिजनेस वूमेन भी है। विक्रम उठा और अपनी माँ के पास गया। माँ, अनन्या सही कह रही है। हम उसके काम को घर का काम समझकर हल्के में लेते रहे हैं। ये प्रोफेशनल मामला था। निशा की गलती है कि उसने बिना पूछे किसी और का ऑर्डर उठाया, और आपकी गलती है कि आपने उसे बढ़ावा दिया। कमला देवी अवाक रह गई। बेटा भी बहू की बोली बोल रहा था। और अनन्या? विक्रम ने मुड़कर कहा, सॉरी, मुझे पहले पूरी बात समझनी चाहिए थी। तुमने सही किया। अपनी मेहनत की कमाई और अपने प्रोफेशनल इज्जत के लिए खड़ा होना गलत नहीं है। अनन्या की आंखों से एक आंसू लुढ़क गया, जिसे उसने तुरंत पोंछ लिया। उस रात अनन्या ने देर रात तक जाग कर उस साड़ी के हल्के धब्बे को ठीक किया। अगली सुबह जब उसने क्लाइंट को साड़ी सौंपी और उन्होंने उसकी तारीफ़ की तो अनन्या को लगा जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। शाम को निशा का फ़ोन आया। अनन्या ने झिझकते हुए उठाया। भाभी, निशा की आवाज़ धीमी थी। पार्टी में कल मेरी एक दोस्त ने वैसी ही हैंड पेंटेड साड़ी पहनी थी। सब उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। उसने बताया कि वो कितनी महंगी और नाजुक होती है। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कल बचपना किया था। आई एम सॉरी। अनन्या मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं दीदी, अगली बार आपको चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं आपके लिए अलग से डिज़ाइन कर दूंगी। बस ऑर्डर वाली अलमारी को हाथ मत लगाइएगा। निशा हंस पड़ी। हॉल में बैठी कमला देवी ने ये बातचीत सुनी। वो समझ गई थी कि अब पुराना ज़माना नहीं रहा जहाँ ननद की खुशी के लिए बहू की अस्मिता की बलि दी जा सके। बहू केवल बहू नहीं थी, वो एक व्यक्ति थी जिसका अपना दायरा, अपना काम और अपना सम्मान था। और उस दायरे में घुसने के लिए रिश्ते को पास नहीं बल्कि इज्जत की अनुमति चाहिए थी। उस दिन के बाद से अनन्या के स्टूडियो का दरवाज़ा
कभी भी बिना खटखटाए नहीं खुला, क्योंकि उस दिन अनन्या ने अपनी साड़ी ही नहीं, अपना खोया हुआ आत्मसम्मान भी वापस पा लिया था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।